नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के दौरे में जहां एक तरफ बुनियादी ढांचे के विकास, वंदे भारत ट्रेन की गोरखपुर को सौगात, गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह के बाद पीएम पहुंचे वाराणसी, दी 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। क्या कहा कोर्ट ने और अब क्या है विकल्प राहुल गांधी के पास, होगी न्यूज नाइट में चर्चा। बताएंगे पीएम मोदी शनिवार को होंगे राजस्थान और तेलंगाना में। इसी के साथ होंगी देश, दुनिया और खेल की बाकी खबरें भी। मैं हूं ऋतु वर्मा। सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। रायपुर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में भूपेश बघेल सरकार पर बरसे पीएम। कहा राज्य में हुआ हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला, कांग्रेस पे साधा निशाना। कहा वो करप्शन की पाठशाला एटीएम की तरह करती है छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल। विपक्षी एकता पर भी किया प्रहार। कहा जिनके दामन दागदार हैं वो एक साथ आने की कर रहे कोशिश। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दिए विकास के तोहफे। 7,500 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कोरबा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बॉटलिंग प्लांट को किया समर्पित। ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में विकास और सुविधा की एक नई यात्रा का प्रतीक। गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। लीला चित्र मंदिर का भी किया दौरा। कहा गीता प्रेस सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का मंदिर। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का भी किया शुभारंभ। ट्रेन की बोगी में जाकर देखी सुविधाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिया तोहफा। 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा पिछले 9 सालों में सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया गया काम। कल तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी दोनों राज्यों को देंगे 30,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा। तेलंगाना में 6,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। तो बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में लगा गुजरात हाईकोर्ट से तगड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज की राहुल की पुनर्विचार याचिका। कहा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित। दोष सिद्धि न्याय संगत हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। बीजेपी ने बोला राहुल पर हमला। कहा अपमानित करना राहुल की फितरत। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए की प्रभारियों और सह प्रभारियों की घोषणा। राजस्थान में प्रहलाद जोशी और तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर होंगे प्रभारी। छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर प्रभारी और मनसुख मांडविया सह प्रभारी। तो मध्य प्रदेश में भूपेन्द्र यादव प्रभारी और अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी। बालासोर में हुए रेल हादसे में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार गिरफ्तार। आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत हुई गिरफ्तारी। देश के कई हिस्सों में मानसून की जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा सहित कई राज्यों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बिगड़े मौसम के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में भाजपा की विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के एक साथ आने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विपक्ष भ्रष्टाचार की गारंटी है तो वे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी हैं।
5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। अब कहने वाले कहते हैं कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है, जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। बीजेपी की महासंकल्प रैली में एक तरह से विपक्ष पर हमलावर होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण शुभारंभ किया। इनमें रायपुर धनबाद और रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा भी शामिल है। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से सड़क और रेल संपर्क बढ़ाने तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित हैं। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं की सौगात दी, उसमें 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। इसमें जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के रायपुर कोडेबोड़ खंड की 33 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 के बिलासपुर अंबिकापुर खंड के 53 किलोमीटर लंबे बिलासपुर पथरापाली खंड पर निर्मित 4 लेन की सड़क का लोकार्पण शामिल है। यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच परिवहन संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कोरबा में 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे 750 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। पीएम ने 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस कॉरिडोर से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच का सफर आधा हो जाएगा। 6 लेन की यह सड़क धमतरी की धान बेल्ट, कांकेर की बॉक्साइट बेल्ट और कोड़ा गांव के हस्तशिल्प की समृद्धि को देश के अन्य हिस्सों में जोड़ने का प्रमुख मार्ग बनेगी। और मुझे इसकी एक और खास बात बहुत अच्छी लगी, ये सड़क वन्य जीव क्षेत्र से गुजरेगी, इसलिए इसमें वन्य जीवों की सहूलियत के लिए टनल और एनिमल पासेस भी बनाए जाएंगे। पीएम ने केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध
सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस योजना से बड़ी संख्या में गरीब, आदिवासी और दलित समाज के लोगों को बड़ी संख्या में लाभ मिला है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ के बाद गोरखपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। गीता प्रेस को अपने सामाजिक योगदान के लिए भी जाना जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि गीता प्रेस सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का मंदिर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विकास और आधुनिक इंफ्रा की कड़ी में गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, तो साथ ही गोरखपुर, लखनऊ और जोधपुर, अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन को भी रवाना किया। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्रेस सनातन धर्म से जुड़े ग्रंथों को छापने वाला दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा पब्लिकेशन हाउस है। प्रधानमंत्री ने चित्रमय शिव पुराण के विशिष्ट अंक का विमोचन भी किया। ये अंक 225 पन्नों का है। साथ ही उन्होंने नेपाली भाषा के शिव पुराण ग्रंथ का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि ये जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है। ज्ञान और शोध का केंद्र गीता प्रेस परिसर में बने लीला चित्र मंदिर में प्रधानमंत्री ने प्रकाशित हो चुके चित्रों की प्रदर्शनी देखी। यहाँ उन सभी चित्रों को सजो के रखा गया है जो ग्रंथों में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने गीता प्रेस के ट्रस्ट सदस्यों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के अमूल्य योगदान को मानवीय मिशन करार दिया। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस से गांधी जी का भी भावनात्मक जुड़ाव रहा है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने को प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत का सम्मान बताया। एक समय में गांधी जी कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे। हमारी सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है। ये देश की ओर से गीता प्रेस का सम्मान है, इसके योगदान का सम्मान है और इसकी 100 वर्षों की विरासत का सम्मान है। इन 100 वर्षों में गीता प्रेस द्वारा करोड़ों करोड़ों किताबें प्रकाशित हो चुकी है। आंकड़ा कभी कोई 70 बताता है, कोई 80 बताता है, कोई 90 करोड़ बताता है। ये संख्या किसी को भी हैरान कर सकती है। 15 भाषाओं में गीता प्रेस से 1600 प्रकाशन होते हैं। प्रधानमंत्री ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अतुलनीय योगदान बताया। उन्होंने कहा कि भारत में ज्ञान और विरासत को किस तरह आक्रांताओं ने कुचलने का प्रयास किया था। समाज के प्रवाह को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय समाज हर बार अधर्म और आक्रांताओं पर विजय हासिल करके आगे बढ़ा। अंग्रेजों के दौर में गुरुकुल और गुरु परंपरा लगभग नष्ट कर दिए गए थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि ज्ञान और विरासत लुप्त होने की कगार पर थे। हमारे पूज्य ग्रंथ गायब होने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में थे वो महंगी कीमत के कारण सामान्य मानवी की पहुंच से दूर थे। आप कल्पना करिए, गीता और रामायण के बिना हमारा समाज कैसे चला रहा होगा।
जब मूल्यों और आदर्शों के स्रोत ही सूखने लगे तो समाज का प्रवाह अपने आप थमने लगता है। समाज और राष्ट्र के विकास में गीता प्रेस के योगदान को प्रधानमंत्री ने सराहा। विकास और आधुनिक इंफ्रा की कड़ी में प्रधानमंत्री ने 498 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखी। यात्रियों को भविष्य में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने गोरखपुर, लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। एक समय था जब नेता लोग चिट्ठियां लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में इस ट्रेन का एक जरा होल्ड बना ले, उस ट्रेन का होल्ड बना ले। आज देश के कोने कोने से नेता मुझे चिट्ठियां लिखकर कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी वंदे भारत चलाइए। गोरखपुर में प्रधानमंत्री का ये चौथा दौरा रहा। यात्रा को लेकर लोगों में भी भारी उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री का काफिला जब शहर में दाखिल हुआ तो लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री साल 2021 में गोरखपुर एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। गोरखपुर से उर्मिलेश भट्ट और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गोरखपुर के बाद बारी थी पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। पीएम मोदी ने वहां 1200-100 करोड़ रुपए से अधिक की, माफ करिएगा 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 9 सालों में सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर काम किया। अब जे भी बनारस आई तो खुश होके ही जाई। यही है बदलती काशी का दिव्य और भव्य स्वरूप, जहां विरासत और परंपरा को सहेजा गया है तो वहीं आधुनिक व्यवस्थाएं भी तैयार की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा के दौरान एक बार फिर वाराणसी में 12,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हमने जो काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन काया का संकल्प लिया है, ये उसका विस्तार है। इनमें रेल, रोड, पानी, शिक्षा, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, घाटों के पुनर्विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वाराणसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। वहीं सामाजिक विकास की दिशा में 5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर सौंपे। साथ ही 1.25 लाख पात्र लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि ऋण वितरण का भी लाभ मिला। इसी के साथ प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें हकीकत से दूर थीं। वे सिर्फ एक परिवार के लिए ही योजनाएं बनाती थीं, लेकिन अब बेनिफिट भी डायरेक्ट है और फीडबैक भी डायरेक्ट। जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर रेलवे लाइन के बीच समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया। वहीं 3 रेलवे लाइनों का भी लोकार्पण किया, जिसमें गाजीपुर शहर औरिहार रेल लाइन, औरिहार जौनपुर रेल लाइन और भटनी औरिहार रेल लाइन शामिल रहीं। साथ ही प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सही मायने में अब सामाजिक न्याय हो रहा है और कमीशन लेने वालों की दुकान बंद हो चुकी है। आज सच्चे सामाजिक न्याय
और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन गया है। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हर योजना के आखिरी लाभार्थी को खोजकर उस तक पहुंचकर उसे योजना का लाभ पहुंचाएं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो रहा है? भाई, जब सरकार खुद ही पहुंच रही है तो क्या हो रहा है? कमीशन लेने वालों की दुकान बंद, दलाली खाने वालों की दुकान बंद, घोटाले करने वालों की दुकान बंद। यानी ना कोई भेदभाव और ना ही कोई भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान NH-56 के वाराणसी जौनपुर खंड की 4 लेन वाली सड़क का लोकार्पण भी हुआ। वहीं वाराणसी में 18 PWD सड़कों का निर्माण और नवीकरणीय, BHU परिसर में अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स हॉस्टल भवन का निर्माण, ग्राम करसरा में केंद्रीय पेट्रो रासायनिक अभियांत्रिक और प्रौद्योगिकी संस्थान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र सहित अन्य इंफ्रा विकास योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी हुआ। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री शनिवार को तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और दोनों राज्यों को 30,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम तेलंगाना में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, तो बीकानेर में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान और तेलंगाना के दौरे पर होंगे। राजस्थान यात्रा के दौरान बीकानेर में भी 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 6 लेन वाले अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। राजस्थान में इसकी लंबाई 500 किलोमीटर की है। यह हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ावाली गांव से जालौर जिले के खेतलावास गांव तक फैला हुआ है। इसका निर्माण लगभग 11,125 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। देश के सबसे बड़े नेता आते हैं तो तैयारी स्वतः ही हो जाती है और इस बात को लेकर लोगों में जोश भी है और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कॉरिडोर की सौगात 25,000 करोड़ से ज्यादा की आधारभूत संरचनाओं का उद्घाटन और इस इलाके को बड़ी सौगात है। वहीं एक हरित ऊर्जा गलियारा जो कि 10,950 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, इसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। ये लगभग 6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा। इसके अलावा बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले एक ESIC अस्पताल का भी लोकार्पण होगा। जो योजनाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक के लिए, उसमें ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना भेद है। चाहे आप गैस चूल्हे की ले लो, चाहे आप मकान की ले लो, वो सब जाति बिरादरी को मिला है। मोदी जी का विकास का विजन है, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने जो डिलीवर किया है देश के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो सैन्य के अंदर हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हो, हर जगह उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया जो कि संभव नहीं लगता था कि 5, 7, 10 साल में जो किया जा सकता है। शुरुआत बीकानेर रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास की भी होगी। प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला रखेंगे। ये लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। राजस्थान के दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अहम संदेश भी दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, और आम जनता को विकास की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान लगभग 6100 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें 5,550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। वे रेलवे की विनिर्माण इकाई काजीपेट की आधारशिला भी रखेंगे। 500 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विकसित की जाने वाली इस आधुनिक विनिर्माण इकाई में वैगन निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। बहुत सालों से, लगभग 40-50 सालों से एक डिमांड था रेलवे का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कोच फैक्ट्री हो, अलग अलग डिमांड्स थे। अब एक इंटीग्रेटेड रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजा करने वाले हैं। वरंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। जैसा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद वरंगल विकास के लिए भारत सरकार अलग अलग काम किया है। इसमें वरंगल शहर को स्मार्ट सिटी के नाते नरेंद्र मोदी चुना है। पीएम मोदी का जोर देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर है। इससे स्थानीय रोजगार सृजन और आसपास के क्षेत्रों में सहायक इकाइयों के विकास में मदद मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ वारंगल से अनुज यादव और बीकानेर से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज।
और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ठीक है। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हूँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। और मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को झटका देते हुए सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। मामले में राहुल को मिली 2 साल की सजा को जस्टिस हेमंत एम प्रक्षक ने बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी है। और फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कुछ तल्ख टिप्पणियां की। साथ ही इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कोर्ट ने भी अपने फैसले को सुनाते समय कुछ सख्त टिप्पणियां राहुल गांधी के लिए की हैं। मोदी सरनेम मामले में सूरत की अदालत से सजा पाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए शुक्रवार का दिन बेहद अहम था। गुजरात हाई कोर्ट को राहुल की पुनर्विचार याचिका पर फैसला देना था। सुबह 11 बजे फैसले का वक्त था और जब फैसला आया तो राहुल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में निचली अदालत के 2 साल की सजा के फैसले को बरकरार रखा, जिसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी को मिली मानहानि की सजा बरकरार रहेगी। लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो एक्यूज है, एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है। चौथा मुद्दा ये है कि इवन आफ्टर दिस केस जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने, उन्होंने वीर सावरकर जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिवीजन डिसमिस हुई। न्यायमूर्ति हेमंत प्रक्षक ने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज हुए। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। ऐसे में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक न लगाने को उनके साथ अन्याय नहीं कहा जा सकता। दोष सिद्धि न्याय संगत एवं उचित है। पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। आज के फैसले से साफ है कि राहुल गांधी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वो जल्द ही फैसले के खिलाफ अपील करेगी। मानहानि के कानून को पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए। हम पूरी कानून न्याय व्यवस्था में पूरी आस्था रखते हैं और उच्चतम न्यायालय में पूरी आस्था रखते हैं। अदालत के फैसले के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वो मानहानि के मामले में वो आदतन अपराधी हैं और ओबीसी का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है। बीजेपी ने कहा कि लगता है कि जो राहुल गांधी के मान भाए वो ठीक है, बाकी गलत। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया होता। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। तो उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त
वीर सावरकर जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, और यह बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को, तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं। 2019 में कर्नाटक के कोलर में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने सूरत सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। 2 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाई कोर्ट ने भी उन्हें झटका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज इसी विषय पर हमारी चर्चा भी है। हमारा विशेष है मानहानि मामला, राहुल को राहत नहीं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, तन्वी पृथ्वी, कांग्रेस सपोर्टेड पॉलिटिकल एनालिस्ट, और रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। रामकृपाल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे और शुरू करना चाहेंगे कि कोर्ट ने आज जब याचिका खारिज की तो किन बातों को रखा। कोर्ट ने बहुत साफ कहा, निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा। कोर्ट ने मौका राहुल गांधी को माफी का भी दिया था। रामकृपाल जी, जब आज इस सारे पूरे घटनाक्रम में अगर सिलसिलेवार पिछली घटनाओं को भी देखें तो आज आफ्टर ऑल कांग्रेस किस आधार पे ये कहती है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ राजनीति हो रही है इस मामले में? देखिए ऋतु जी, इस तरह का आरोप लगाना ये खुद एक तरह का अदालत पर सवाल उठाना होता है। देखिए, जब ये कहना कि अदालत जो है, मतलब उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, गलत कार्रवाई है, और तो ये कहीं ना कहीं आप अदालत पर सवाल उठाते हैं। मुझे पहले से पक्का यकीन था कि इसमें राहत नहीं मिलेगी। देखिए, उसका बेसिक कारण यह है कि पहले राहुल गांधी खुद सुप्रीम कोर्ट में कई मौकों पर माफी मांग चुके हैं, और लॉ में एक चीज होती है कि अगर किसी गुनाह के लिए आप सजा से बचने के लिए माफी मांग रहे हैं, तो अगर दोबारा वही चीज अगर आप हुई तो फिर आपको माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको ये पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो अपराध की श्रेणी में आता है, इसीलिए आपने पहले माफी मांगी थी। इसीलिए उसके लिए एक शब्द है आदतन अपराधी या हैबिचुअल ऑफेंडर जो कहा जाता है लॉ में। तो देखिए, जब ट्रायल कोर्ट ने ये बराबर कहा कि आपने ये गलती की है, इसका मतलब अदालत उसको गुनाह मान रही है, लेकिन ये आपको ये मौका दे रही है कि आप इसे मान लें, तो हो सकता है लीनियंट हो करके, चाहे वो कुछ हल्की फुल्की कोई ऐसी चीज दे देते, छोड़ देते जी। लेकिन जब आप उसको गुनाह नहीं मान रहे हैं तो बेसिक तो अदालत के साथ आप कन्फ्रंट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपका कृत्य गुनाह की श्रेणी में आता है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी, अभियुक्त खुद नहीं कर सकता। तो जब आपने निचली कोर्ट में यह नहीं माना और आपको सजा दी गई, उसके बाद जब कांग्रेस के वकील और ये कहते हैं कि लीनियंसी बरतनी चाहिए थी, इसका मतलब है कि वकील तो ये मान रहे हैं कि अपराध हुआ था, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बहुत ज्यादा हो गया। तो दोनों बातें में से एक बात आप मानिए, लेकिन जो अभियुक्त है राहुल गांधी हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो मैंने कहा था
वो गलत कहा था। तन्वी जी, जब राहुल गांधी ने खुद अदालत में कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं करा है, फिर आज जब हाई कोर्ट में उनकी याचिका खारिज की गई है तो फिर इस पे राजनीति हो रही है, इसका क्या आधार हुआ कहने का? आपको मौका तो मिला था, कोर्ट ने आपको मौका दिया था कि आप अपने कथन पे आप माफी मांगे, और कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि आप सांसद हैं, इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल एक तरह से व्यवहार रखना चाहिए। जी मैम, गुजरात हाईकोर्ट की तहे दिल से मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन जो जजमेंट के अंदर जो कुछ कोट्स दिए गए हैं या जिस सब्सटैंटिव आर्ग्यूमेंट्स पे जो ओपिनियन बनाई गई है, मैं उसकी मैं उससे अग्री नहीं करती, और आई थिंक वो मेरा एक अधिकार है कि मैं उससे डिसएग्री कर सकती हूँ, और सिमिलरली कांग्रेस पार्टी भी यही कर रही है। आपको याद होगा जब एनजेएसी की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी तो अरुण जेटली जी ने कहा था टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड, तो क्या वो उस कोर्ट का अपमान कर रहे थे या उस जजेस का अपमान? तन्वी जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, तन्वी जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन उससे पहले बस मैं एक बात आपको बता दूं कि कोर्ट ने आज ये बहुत साफ कहा कि दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं दिया गया, ये कोर्ट का कहना है। अब आप कह रही हैं कि कोर्ट के फैसले को मैं मानती हूं, लेकिन जो कोर्ट में जो जज का जो ऑब्जर्वेशन है, जो कहा है, वो सही नहीं है, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं जो आप बात कर रही हैं, तो आप कहना क्या चाह रही हैं? ऋतु जी, अगर जज ने कोई ओपिनियन दी है तो उससे हम अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। क्या बीजेपी ने मनोज तिवारी जी का जो डेफेमेशन का केस था उससे डिसएग्री करके हाईकोर्ट में अपील नहीं करी थी? मनीष सिसोदिया जी ने जो उनके अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ था, तो हाईकोर्ट ने आपको कहा ना तन्वी जी की सेशन कोर्ट का आदेश न्याय संगत और उचित है, तो उन्होंने उसको अपील करके तो फिर आप इस आदेश के बाद आप क्यों ये कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है? तो सवाल कहां आप न्यायपालिका पर उठा रहे हैं? न्यायपालिका पे सवाल उठाना, न्यायपालिका पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो आर्ग्यूमेंट्स जो रखे गए थे उनको उस तरीके से कंसीडर नहीं किया गया, और इस बात का फायदा उठाया गया कि राहुल गांधी जी जो है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनको जो है एक सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्रिमिनल डेफेमेशन के किसी केस में आप मुझे एक केस दिखा दीजिए जहां पे 2 साल की सजा हुई हो। मैं कहती हूँ ये तो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है जहां पे बीजेपी के लोगों को भी साथ आना चाहिए, उनके भी पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स के तो क्रिमिनल डेफेमेशन के केसेस पेंडिंग है। तन्वी जी, फिर तो न्यायपालिका, अगर ये कहा जाता है कि न्यायपालिका सबके लिए एक बराबर है, फिर तो उस कथन को ही आप गलत बता रही हैं। आपका ये कहना है कि वो सांसद है, अगर वो सांसद हैं तो उनके खिलाफ 10 ऐसे मामले हैं जहां उनकी बदजुबानी सामने आ रही है, और जहां बदजुबानी सामने आ रही है वहां उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया, तो ये किसी भी नेता की अराजकता है, या फिर इसको आप ये कह रही हैं कि वो सांसद है तो इस पर और संवेदनशीलता के साथ कोर्ट को सोचने की जरूरत है कि वो अगर किसी सरनेम को लेकर वो आपत्तिजनक टिप्पणी कर दें, वो किसी अगर स्वतंत्रता सेनानी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दें, तो ये सब माफ है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी एक सम्माननीय सांसद हैं। आप ये कहना चाह रही हैं, तो वो आम आदमी जो हाशिए पे खड़ा था उसके लिए अदालत क्या है? मैडम ऋतु जी, आप मुझे बोलने तो दीजिए, जिस तरीके से आपने मेरे पिछले को पैनलिस्ट को टाइम दिया था, मुझे भी उतना टाइम दे दीजिए। वो पत्रकारों को विश्लेषण कर रहे थे, आप राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपसे मैं सवाल करूंगी इसलिए कि अगर आप कोर्ट पे सवाल खड़ा करेंगे तो मैं आपसे सवाल करूंगी। जब दिल्ली के जब जजमेंट आई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस ऑर्डिनेंस का ही चेंज कर दिया पूरा का पूरा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया था? ये आप इसको ध्यान से समझिए कि ये इश्यू क्या है। ये केस कर्नाटका के अंदर हुआ, तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है ना मैडम, आप सुप्रीम कोर्ट से इंतजार करिए वो क्या कहेगी, तो आप कोर्ट को मानेंगे ना? कि आप कोर्ट को मानने के बजाय आप ये कहेंगे कि राजनीति हो रही है आपके खिलाफ? मैं ये कह रही हूँ, आपसे ये सवाल कर रही हूँ। कोर्ट के अंदर अपील में जाना, आप कोर्ट को राजनीति का हिस्सा क्यों बना रही हैं? क्यों आप पार्टी बना रही हैं कोर्ट को किसी अपनी पॉलिटिक्स का? किसने गुजरात हाईकोर्ट? आप अगर कह रही हैं आपके खिलाफ राजनीति, और ये कांग्रेस का अगर ये कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी को जो ये उनकी याचिका खारिज की गई ये उनके साथ राजनीतिक साजिश है, तो इसको क्या माना जाएगा? ये सवाल किस पे उठ रहा है? मैम सुन तो लीजिए, साजिश उनके ऊपर है। आपने शायद अभिषेक मनु सिंघवी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है। साजिश उनकी यहाँ पे की जा रही है, जिन्होंने केसेस फाइल कर रहे हैं वो लोग आखिर है कौन?
आपने क्या उनके बारे में डिटेल पढ़ी है? अल्टीमेटली वो सब केस कर्नाटक गोपाल कृष्ण जी, अभी भी कांग्रेस को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिशी है। सरेआम 10 ऐसे मामले जो सामने दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट ने आज कई सख्त टिप्पणियां राहुल गांधी के पूरे एक तरह से इस पूरे व्यवहार को लेकर कही है। कोर्ट ने कहा है कि ये उनकी आदत हो चुकी है। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस का एटीट्यूड इस वक्त है, या उनके प्रवक्ता का या उनके नेता का या सबसे शीर्ष नेतृत्व का, कि हम ही अपने जज खुद हैं, हम तय करेंगे कि क्या आपराधिक चीज है, क्या गलत नहीं है, क्या सजा मिलनी चाहिए। ये सब कोर्ट की अधिकार नहीं है, ये उनका अपना अधिकार है। अभी एक बात स्पष्ट रूप से उन्हें बोलनी चाहिए कि क्या उन्होंने डिफेमेशन के लिए मानहानि के कार्य किया है। अगर किया है, जो कि कोर्ट भी कह रहा है, तो फिर उसकी सजा क्या होगी ये भी कोर्ट तय करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो एरोगेंस है, पॉलिटिक्स में इतने साल शीर्ष नेतृत्व के शीर्ष पदों पे रहने के कारण वह किसी इंस्टीट्यूशन को, प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस का सम्मान करना भूल गए। संसद को ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन को ले लीजिए, लोअर कोर्ट को ले लीजिए, हाई कोर्ट को ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को घुमा फिरा के उनको अपने हिसाब से राफेल के केस में देखा, उसको कर लीजिए। तो प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस का सम्मान करना बिल्कुल भूल गए हैं, क्योंकि इस अहंकार में इतने साल जब सत्ता के पद पे रहे, वो ये है। अब लॉ ऑफ द लैंड की बात है। ये जो हाई कोर्ट है, ये कोर्ट ऑफ एविडेंस नहीं है। लोअर कोर्ट में आप एविडेंस देते हैं और उसके अनुसार जो आपको फैसला मिलता है, उसके अनुसार जो फैसला होता है, हाई कोर्ट उन चीजों को देखता है कि वो फैसला उन तथ्यों के आधार पे है कि नहीं। आपने अपील कर दी, हाई कोर्ट ने स्पष्ट देख लिया कि तथ्य वहां पे हैं, उसके आधार पे जो सजा मिली है वो ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो आपको, अगर आप ऐसी बातें करते हैं और उसके बाद भी इतना आपके अंदर अहंकार है कि देश में जिनने 2-2 काला पानी की सजा देश की स्वतंत्रता के लिए किया, उनका इतना घोर अपमान आप करते हैं कि आप झूठ बोल के मानहानि के छोटे जो केसेस हैं, इस तरह का अपराध करते हैं और अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी के साथ कंपेयर करते हैं अपने इस कार्य कृत्य को। ये कुकृत्य है और उसको आप स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान के साथ उसको साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। किसका अपमान कर रहे हैं? देश के इंस्टीट्यूशंस का तो कर ही रहे हैं, देश के बलिदान के इतिहास का भी अपमान कर रहे हैं। और केवल राजनीति कौन कर रहा है इसमें? कोई भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? इसमें तो कोर्ट ने आपको जो सजा दी है उसमें आपने अपील की। अगर इतनी बहादुरी है, क्यों अपील जा रहे हैं? तो फिर अगर अपील पे जा रहे हैं तो फिर आप सेशन कोर्ट के अंदर जब आपको रास्ता दिया था तो आपने उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? तो यह जो राजनीति करना भी चाहते हैं, कभी विक्टिम कार्ड खेलना है, कभी झूठे बयान से राजनीतिक लाभ करके दूसरों के ऊपर आरोपों की राजनीति करना है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नेता जो कि एक तरीके से अपोजिशन का लीडर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वह सारे इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करते हैं, देश के बलिदानों को अंडरमाइन करते हैं, व्यक्तिगत तुच्छ सत्ता के लालच के कारण। जी तन्वी जी, आपके पास आऊंगी। रामकृपाल जी, आज बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि कांग्रेस को ट्रेनिंग देने की जरूरत है राहुल गांधी को, कि वो सही बात करें और वो क्या कहना चाहते हैं इसके लिए कांग्रेस को उन्हें सिखाने की जरूरत है। जी ऋतु जी, देखिए अभी जो कांग्रेस की माननीय प्रवक्ता जी कह रही थी, दो बातें विरोधाभासी हैं। राहुल जी जिनके मुंह से शब्द निकले थे वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने जो कहा था वो गलत है। तो अगर आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो आपने कहा था वो गलत है, तो फिर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम हो या ज्यादा हो, अगर आपने कोई गलती की ही नहीं है तो फिर सजा किस बात की? और अगर आप कह रहे हैं कि लीनियंट होना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने गलती की थी, सजा कम दी जाए। तो दोनों बातें नहीं हो सकती। तन्वी जी, दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। तन्वी जी, बहुत साफ तरीके से रामकृपाल जी ने कहा कि आप दोनों ही बातें कर रही हैं, दोनों बातें नहीं हो सकती।
ये तो तय करना पड़ेगा। माफी नहीं मांगनी है तो फिर तैयार रहें। चलिए मैं आशा करती हूँ कि इस बार आप मेरे को अनइंटरप्टेड टाइम देंगे, जैसे आपने मेरे बाकी दो पैनलिस्ट को दिया। सर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की बात यहाँ पे इसलिए लाजिम है क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 2 साल की ही पनिशमेंट चाहिए, और इस केस के अंदर आज तक क्रिमिनल डेफेमेशन का कोई भी हिस्ट्री उठा लीजिए, 2 साल की कभी भी पनिशमेंट दी नहीं गई है। यहाँ पे सिर्फ इस बात को लेकर आर्ग्यू किया जा रहा है कि क्रिमिनल डेफेमेशन की कैटेगरी में ही फॉर्म नहीं करता, उसके इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई नहीं करता। तन्वी जी, आपको पूरा समय दिया जा रहा है, लेकिन आपकी बातों में इतना विरोधाभास है। तन्वी जी, आप ये मान रही है कि डिफेमेशन हुआ है ना, लेकिन फिर सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी जब उस डिफेमेशन में 2 साल की सजा का प्रावधान है तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए? डिफेमेशन में 2 साल की सजा का प्रावधान है तन्वी जी, और मल्टीपल जब क्या सजा कैसे मिलती है? कोई मल्टीपल अपराध करता है तो उसको हाईएस्ट सजा मिलती है प्रावधान के अनुसार। तन्वी जी, आप स्वीकारेंगे भी, आप ये कहेंगे भी कि मैंने गलती नहीं की है, तो आप न्यायपालिका पर भी सवाल उठाएंगे। फिर न्यायपालिका अगर सजा देगी तो आप उस पर भी सवाल उठाएंगे। कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं यहाँ पे। क्रिमिनल डेफेमेशन के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ये कांग्रेस पार्टी ने आर्ग्यू किया था कोर्ट के अंदर, और अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से दोबारा से आर्ग्यू किया जाएगा। फेल हुआ ना आप देखिए, लेकिन अभी हमारे पास ऑल्टरनेट, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं हमारे लिए। अब आपकी पार्टी के लोग मनोज तिवारी जैसे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जब सिसोदिया जी उनके अगेंस्ट डेफेमेशन का केस करते हैं, तो आप अभी से इसको रोड एंड मत मानिए। अभी रात आती है, अभी सुप्रीम कोर्ट दरवाजा आती है। जी गोपाल जी, देखिए 2 बात है। एक तो यहाँ पे तन्वी जी ने मान लिया कि डिफेमेशन जो किया है उन्होंने अपराध किया है, और नहीं, मैंने नहीं माना सर, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने कहीं लाइन बोली है नहीं, दूसरी मैंने कहीं पे भी ये लाइन नहीं बोली गोपाल जी। मत मानिए, चलिए सब कोर्ट ने तो मान लिया, देश तो मान रहा है। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट सजा जो मिली है वो गलत है, तो कोर्ट में सजा का जो प्रावधान है उसमें ये होता है कि मल्टीपल ऑफेंडर होते हैं तो उसको उस क्लॉज के अंदर जो मैक्सिमम सजा होती है वो मिलती है। और राहुल गांधी मल्टीपल ऑफेंडर, कोर्ट ने कहा है कि बार बार उन्हें समझाने के बाद भी वो बार बार इस चीज को कर रहे हैं और वही एडमेंसी दिखा रहे हैं। तो जब मल्टीपल ऑफेंडर किसी एक अपराध के लिए होता है तो उसको उस क्लॉज के अंदर, उस पीनल कोड के अंदर जो मैक्सिमम सजा होती है वो दी जाती है। तो मल्टीपल दिखा रहे हैं, और उसके बाद एक आखिरी बात कहूंगा है तो राजनीति बहुत संक्षेप में रामकृपाल जी, समय बहुत कम। बिल्कुल, जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की बात की जाती है, देखिए वो ये बताइए कि एक वो व्यक्ति जो कानून बनाता है, यानी सांसद हैं, वो कानून बनाने का उत्तरदायित्व उन पर है। तो अगर कानून बनाने वाला कानून का उल्लंघन करता है तो अगर उसको मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं होगा तो क्या एक आम आदमी को होगा जो बेचारा कोई सब्जी बेचने वाला है जिसको कानून की निटी-ग्रिटी का पता नहीं है? तो कम से कम ये कहना, फिर वो तो राजतंत्र है कि राजा कभी गलती नहीं करता, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर इंसान कानून के सामने बराबर है, और अगर जो लोग कानून बना रहे हैं अगर वो कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो निश्चित तौर पर मैक्सिमम पनिशमेंट उनको अगर कोर्ट देगी तो न्यायपूर्ण है। जी हाँ, और कांग्रेस का कहना है कि हाई कोर्ट के अब खारिज करने के बाद, याचिका खारिज करने के बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। देखना होगा मानहानि मामले में क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की कोई राहत मिलती है कि नहीं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का न्यूज़ 9 में। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया,
उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र CSC से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड करें या किसान कॉल सेंटर पर फोन करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। बालासोर रेल दुर्घटना मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने रेलवे के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत हुई है। ध्यान रहे कि ओडिशा के बालासोर जिले में 2 जून को एक भयंकर दुर्घटना हुई थी, जिसकी चपेट में 3 ट्रेनें आ गई थीं। हादसे में 290 से ज्यादा लोग मारे गए थे। घटना उस समय हुई जब बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस मुख्य लाइन के बजाय पासिंग लूप में घुस गई और एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इसके बाद बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस भी पटरी पर पलटे डिब्बों से टकरा गई थी। मामले की तह तक पहुंचने के लिए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। पीएम मोदी ने वाराणसी में लाभार्थियों के साथ बातचीत की। आइए देखते हैं क्या बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं सीमा कर्मी बनारस से, ये मेरे शौहर हैं। इनको माउथ कैंसर हो गया था और 1 महीने बाद नेक कैंसर भी हो गया था। काफ़ी डिफिकल्ट इनका था और इनका इलाज कराना पॉसिबल नहीं था। तो आपके द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्ड। कितना समय हुआ? सर अभी 6 महीना भी ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी कल भी मैं एपेक्स हॉस्पिटल में इनका इलाज तो क्या तंबाकू वगैरह खाते थे? जी गुटखा खाते थे। अभी तो सब जी हाँ, अब तो अभी बहुत विश्वास आ गया आपको ठीक हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड का पता कैसे चला आपको? जी आयुष्मान का जो आशा आती हैं उन्होंने कहा कि आपका वो नाम आया है आयुष्मान कार्ड में, तो वो कैंप लगा था, हम लोगों ने जाके वहाँ से बनवाया। तो वो आयुष्मान कार्ड में एपेक्स हॉस्पिटल में लिखा हुआ था कि आयुष्मान कार्ड द्वारा यहाँ इलाज होता है। तो वो मुफ्त में इलाज हो रहा है। तो हम लोग वहाँ पे गए क्योंकि हम लोग भी छोटे मोटे काम करने वाले हैं, तो हम लोग पास में इतना नहीं था कि इनका इलाज कर पाए। आयुष्मान कार्ड द्वारा इनका इलाज हुआ, आज के हमारे साथ। बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो एक दिन हम हॉस्पिटल में गए, पता किए तो बोल रहे हैं कि एक पैर का 1 लाख रुपया लगेगा, दोनों पैर का 2 लाख रुपया लगेगा। हमारे पास तो उतना पैसा था नहीं। तो फिर हम 4-5 साल तक तो बेड पे ही हम थे। हमारी वाइफ कमा रही थी, हमें देख रही थी। मगर एक दिन हमें पता लगा कि आयुष्मान कार्ड का वो भया है, हमारे घर पे आया रहा लिफाफा। तो इस 5 साल बिस्तर पे रहना पड़ा? हाँ, प्लास्टर बना रहा, सही नहीं गया। तो फिर उसके बाद 5 साल बिस्तर पे ही थे। तो वाइफ अपना काम कर रही थी, हम अपना थे। फिर आयुष्मान कार्ड हमें मिला, तो आयुष्मान कार्ड की वजह से हम लोग मेडविन हॉस्पिटल में गए। उनको हम दिखाए तो बोले वो बेटा तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। वही आज हमारा किया। आज एकदम हम दौड़ लेते, काम हम सब कुछ कर लेते। और 1 पैसा खर्चा नहीं हुआ? 1 रुपया नहीं। बहुत बढ़िया इलाज, हाँ बहुत बढ़िया इलाज किए। औरों को भी बताना कि भाई कोई बीमार है, गरीब आदमी है। हमारे मम्मी का भी भया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन उसी से हो गया। किडनी में बनते दोनों किडनी में? हाँ, एक लॉकडाउन 10 दिन पहले ऑपरेशन में साइड का हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से फिर वो 25 तारीख के फिर ये किडनी मतलब ऑपरेशन कर, फिर 25 के कब से बीमार थी? बहुत पहले से बीमार थी। अब बहुत बड़ा हमारा हो गया में। अभी ठीक है? अब एकदम ठीक है, चलत फिरत भी अच्छा से। कोई खर्चा नहीं हुआ? कोई खर्चा नहीं है। देखिए आयुष्मान कार्ड सब गरीबों के लिए है, और भी कोई गरीब है उनको बताना चाहिए। कोई देखिए ये कार्ड है, आप इसका लाभ लीजिए। यदि बीमार को
कभी घर में भी एक को बीमारी आती है, पूरा परिवार की जरूरत पूरी खत्म हो जाती है। आपको घर मिल गया, कैसा बनाएगा? अच्छा बना है। तो अभी मेहमान बहुत आते होंगे, बहुत मेहमानों को खिलाना पड़ता होगा। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? घर आ गया और पैसा समय भी मिल गया था, बीच में किसी को देना पड़ा पैसा? नहीं। कितनी कीमत में बना पता? तो मतलब आप लखपति हो गए हैं? हमारे घरों के साथ कहते हैं कि आप लखपति है। आपको हम सब पति पत्नी दोनों दिव्यांग सर, बड़े खपमहल में रहते थे सर। पानी गिरता था सब बैठ कर बिताते थे। 2 हमारे बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटा। आपकी कृपा सर इस समय जो है अच्छे मकान में रह रहे हैं। चलिए, आप सबको बहुत शुभकामनाएं हमारी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में जन कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया, उनके अनुभवों को जाना। देश के 4 राज्यों में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नए प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान में सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं प्रकाश जावड़ेकर तेलंगाना के चुनाव प्रभारी नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय महासचिव सुनील बंसल को तेलंगाना के लिए सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हम आपको कुछ देश की बड़ी खबरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरडी के पावन साई धाम में साई बाबा के दर्शन किए और समस्त देशवासियों के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर को भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। ये एक सिंगल विंडो इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है जिसे 7 श्रेणीबद्ध स्तर पर डिजाइन किया गया है। इसमें एनसीसी कैडेट्स नामांकन करने के लिए एनसीसी की योजनाओं और प्रशिक्षण को समझ सकेंगे। साथ ही प्रशासनिक कार्यों और लॉजिस्टिक कार्यों को भी कागज रहित बनाया जा सकेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। इस अनुबंध में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 डॉर्नियर विमान की खरीद को शामिल किया गया है। अनुबंध की राशि 458 करोड़ रुपए है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा और सरकार ने सबसे सस्ती दर पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की जमीन तैयार कर दी है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और अन्य आरोपियों की प्रवर्तन निदेशालय ने 52.24 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। इस मामले में अब कुल 128.78 करोड़ की कुर्की की गई है। वर्ष 1984 में दिल्ली के पुलबंगश इलाके में सिख विरोधी दंगों का मामला, जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। कोर्ट 19 जुलाई को मामले में आदेश सुनाएगा। ये मामला पुलबंगश इलाके में 3 सिखों की हत्या और गुरुद्वारा साहिब में आग लगाने के आरोपों से जुड़ा हुआ है।